अब एक ही रिज्यूम वो 10 कंपनी में भेजेगा, उसको कभी कॉल नहीं आने वाले। 2 दिन के अंदर 2 चैप्टर खत्म कर दे या पूरा सिलेबस खत्म कर दे, ये स्किल है टीचर के पास। सब स्कैम है। कॉलेज के टीचर्स का मैंने देखा है, एक भी टीचर को पढ़ाना नहीं आता। जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो ये अवेयरनेस स्कूल में दी नहीं जाती। तो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है? हो सकता है इसकी वजह से दिक्कत आती हो उन्हें उनके फ्यूचर में करियर को चुनने में। जो भी लोग इस ब्रांच में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? छोड़ देते हैं, बच्चे सीरियसली लेते ही नहीं, और भी हमारा सब वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा और करियर पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। उनके लिए डू और डाई सिचुएशन हो जाती है। हाँ। जब हम कोडिंग के बारे में बात करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज से हम स्टार्ट कर सकते हैं? रिकॉर्डेड के भरोसे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और डीएसए का क्या रोल होता है एक कोडर की लाइफ में? डेटा स्ट्रक्चर में भी 3 चैप्टर्स मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा करने चाहिए। कॉलेज का दोस्त या स्कूल का दोस्त जो सबसे पीछे बैठता था, आज वो बहुत अच्छी जगह पे है। कोई भी बच्चा कोडिंग में करियर कर सकता है। एप्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के लिए क्या बेस्ट रिसोर्सेस है और उसका अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम? जो समय चल रहा है, ये समय एआई का चल रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। Thank you so much for dedicating your valuable time. थैंक यू थैंक यू। So sir, let's start with your educational background. Please tell us about it. जैसे मैंने अपनी जो शुरुआत की है, स्टार्टिंग में तो मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था पहले, और उसके बाद फिर मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया स्टार्टिंग में। मुझे इंटरेस्ट टीचिंग का पहले से था, जब मैं बीएससी में था। और उसी समय मैं मेरे दोस्तों को उनके रूम पे, वो लोग हॉस्टल, जब हम लोग नासिक में रहते थे तो वो वहाँ पे पढ़ने के लिए दूसरे शहर से आए थे, तो मैं उनके यहाँ जाता था और उन्हें पढ़ाता था। खुद पढ़ता था और मुझे पढ़ाना बड़ा पसंद था, तो ग्रुप होता था, एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले मैं उन्हें पढ़ाता था। तो वहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई और मैंने बीएससी करके एमएससी किया। सर, लेकिन बहुत से फील्ड से आपने कंप्यूटर साइंस ही क्यों परस्यू किया, या कोडिंग में ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट? मुझे ना इंटरेस्ट कंप्यूटर में पहले से ही था बहुत ज़्यादा। जब मैं स्कूल में था तो हमारी स्कूल बहुत ऐसे अच्छे बजट वाली स्कूल नहीं थी, ठीक ठाक थी। और वो स्कूल में ना कंप्यूटर वगैरह मिलता नहीं था देखने को। तो जब वो चीज़ें देखने को मिली पहली बार कि आप सिर्फ छू सकते हो, ये बटन खाली दबा के चेक कर सकते हो, तो तभी से इंटरेस्ट बड़ा आता था कि ऐसी चीज़ें चाहिए जिसे मैं बाद में चलाऊंगा। तो आगे जाने के बाद जब 10th पूरा हुआ तो मुझे जब बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि 11th के बाद मैं कंप्यूटर ही चुनूंगा अगर ऐसी कुछ फील्ड मिली तो। मुझे 11th तक ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस नाम की फील्ड होती है। इतना मतलब गैप ऐसा होता है कि कॉलेज, जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो ये अवेयरनेस स्कूल में दी नहीं जाती जो देनी चाहिए। हर टीचर से भी मैं ये कहूँगा कि आप अगर स्कूल में हो तो बच्चों को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको स्कूल में तैयार करना चाहिए बच्चे को, कि वो इस फील्ड में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, और भी फील्ड्स हैं उसमें जा सकता है, लेकिन ये बताया नहीं जाता। हो सकता है इसकी वजह से दिक्कत आती हो उन्हें उनके फ्यूचर में करियर को चुनने में। तो मुझे ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं आई, और कंप्यूटर में जाना था तो फिर मैं किसी तरीके से तो चला गया। उस समय इतना प्रॉब्लम नहीं था कंप्यूटर को, कट ऑफ्स वगैरह भी इतने बहुत सिंपल था। उस समय प्रॉब्लम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को थी कि एडमिशन मिलते नहीं थे। मेरे दोस्त लोगों को एडमिशन जब मिल गए तो मुझे बोलने लगे हमारा तो मैकेनिकल में हो गया, तेरा नहीं हुआ। सीटी में मुझे शायद 92 मार्क्स आए थे, कम थे उस समय, और वो लोगों को ज्यादा आए थे। 12th में इतना सीरियसली मैंने लिया नहीं जैसा मैं स्कूल में लेता था। कॉलेज में आने के बाद थोड़ा माहौल बदल जाता है, तो दोस्त मिलते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है। कोई भी स्टूडेंट हो तो डाइवर्ट 11th-12th में हो ही जाता है। 10th तक ठीक होता है, तो वही हुआ था। तो फिर हुआ लेकिन एडमिशन। आपको इंटरेस्ट ही था बेसिकली स्टार्टिंग से? हाँ। यस। और सर, अभी आपने मैकेनिकल की बात की, तो उस टाइम पे तो बहुत स्कोप भी था मैकेनिकल में। सही है। लेकिन आज मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स सीएसआईटी में प्लेसमेंट्स लेते, सही है, तो उनके लिए वो बहुत हार्ड जाता है स्विच करना। तो जो भी लोग इस ब्रांच में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? स्विच तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ,
और बहुत अच्छे से ये चीज़ों को समझ सकता हूँ मैं। यस। मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर वालों से ज़्यादा बेटर ये वाले बच्चे होते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ। कंप्यूटर वालों को तो अब देखो क्या होता है कि सबको ना अपने चीज में इतना इंटरेस्ट रह नहीं जाता। जैसे अपने पास कोई चीज है ना तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते, कोई भी चीज हो वैल्यू नहीं देते। लेकिन उन लोगों के लिए ये है कि भाई हम लोग मैकेनिकल में है, हम लोग सिविल में है, हम लोग दूसरे फील्ड में जॉब नहीं है, अगर हमने कंप्यूटर में पढ़ाई अच्छे से नहीं की तो और भी हमारा सब वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा और करियर पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो वो लास्ट ऑप्शन की तरह देखते हैं कोडिंग को सीखने के हिसाब से। तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो आईटी के स्टूडेंट्स भी होते हैं और नॉन आईटी के भी होते हैं। और जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो मुझे ऐसा पता चलता है कि ज्यादा सीरियस नॉन आईटी वाले हैं। आईटी वाले ठीक है, लेकिन आईटी वालों को लगता है यार अपनी तो फील्ड है, इसलिए वो थोड़ा लाइटली लेते हैं, जिसका नुकसान उन्हें बाद में होता भी है। और ये सीरियसली करते हैं तो इनको फायदा होता है और कर लेते हैं। वैसे भी कंप्यूटर वाला पहली बार जब कंप्यूटर में आया था तो उसके अंदर थोड़ी कोई गुण आ गए प्रोग्रामिंग वाले, उसने भी तो सीखी ही होगी, तो वैसे वो भी सीखते हैं। मतलब बेसिकली उनके लिए डू और डाई सिचुएशन हो जाती है। हाँ। जब हम कोडिंग के बारे में बात करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज से हम स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोडिंग की शुरुआत करो तो सी लैंग्वेज से करना चाहिए मेरे हिसाब से। लगभग ना फॉरेन के जो टीचर्स हैं, जैसे मैं बहुत सारे टीचर्स को जानता भी हूँ, यूएस के, यूरोप के हैं, तो उनका कहना होता है कि पाइथन सीखनी चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, उसका रीजन भी बता देता हूँ। क्या होता है, पाइथन के जो कोड होते हैं ना बैकएंड में ज्यादा है, बैक साइड में होता है। मतलब जैसे मेन फंक्शन है, करली ब्रैकेट्स है या जो भी चीजें हैं, सी लैंग्वेज में आपको सब कुछ एज इट इज काम करना है। लेकिन पाइथन में ना सब कुछ रेडीमेड कर दिया गया, सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस बना दिए गए हैं, सब कुछ, सारी लाइब्रेरीज बना दी गई हैं। और यहाँ तक कि पाइथन की लगभग आधे से ज्यादा लाइब्रेरीज तो सी लैंग्वेज में बनी हुई है, चाहे numpy हो, मैटप्लॉटलिब हो, पांडास हो, ये सारी। उसके बाद जब हम सी लैंग्वेज में आते हैं ना तो मैंने एक चीज और नोटिस की है कि लॉजिकली स्टूडेंट ज्यादा अच्छा बनता है। जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम है पाइथन में, क्या है आपके पास ना मैथ डॉट फैक्टोरियल नाम के फंक्शन की मदद से आप डायरेक्टली लाइब्रेरी की मदद से फैक्टोरियल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज में करते हो तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। फैक्टोरियल के लिए भी लॉजिक है, हम हर प्रोग्राम के लिए लॉजिक लगाते हैं, चाहे एलसीएम हो, एचसीएफ हो। तो हम लॉजिकली स्टूडेंट ज्यादा अच्छा बनता है सी लैंग्वेज को सीखने के बाद। पाइथन में लॉजिकली भी बन सकता है, लेकिन मुझे सी लैंग्वेज ज्यादा सही लगती है कि बच्चों को वही करना चाहिए। मतलब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे कोर्सेस में भी उनको एनरोल होना है तो पाइथन लगती है, लेकिन उससे पहले उन्होंने सी करना है। हाँ, अगर वो डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, देखो आखिरकार ना लॉजिक पे ही काम करना है। तो इसलिए अगर आपको अपना लॉजिक बेटर करना है तो आप शुरुआत कीजिए सी लैंग्वेज से। आपका लॉजिक जब अच्छा हो जाए, मैं तो बच्चे मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर हमारी सी हुई है, हमें आगे का कोर्स करना है आपके पास। तो मैं सिर्फ बोलता हूं कि मैं ना 10 प्रोग्राम बोलूंगा, उसमें से अगर एक भी आपको आता है तो मैं समझ जाऊंगा सी लैंग्वेज हुई है। जैसे पैलिंड्रोम का, रिवर्स स्ट्रिंग का, प्राइम नंबर का, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, स्टार पैटर्न, अगर इनमें से कोई भी आप प्रोग्राम खुद से बना लेते हो तो मैं समझ जाऊंगा आपको सी लैंग्वेज आती है। अगर आपको सिर्फ प्रिंटफ क्या है, स्कैनफ क्या है, बस इतना ही पता है तो आपको कुछ नहीं आता। वो लॉजिकली अच्छा होना बहुत जरूरी है। और सर मैंने भी ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स कोडिंग तो स्टार्ट कर देते, लेकिन जो जोश होता है वो 1-2 वीक्स के लिए होता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? नहीं, ये बात आप सही बोल रहे हो कि जैसे मेरे पास जो बैचेस होती है ना मेरी, तो मेरी ऑफलाइन की बैचेस पूरी फुल होती है, बैठने की जगह खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम एडमिशन ऑफलाइन का बंद कर देते हैं और ऑनलाइन में ही सबको ऐड करते हैं। लेकिन ऑफलाइन में मैंने नोटिस हमेशा किया, और ऑनलाइन में भी 1000 बच्चे मेरे ऑनलाइन के बैच में होते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद सिर्फ लाइव कितने होते हैं? 30, 40, 35, 40, 45, बस इसके आगे कोई नहीं होता। छोड़ देते हैं बच्चे, सीरियसली लेते ही नहीं। वो ये सोचते हैं रिकॉर्डेड भी तो है, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, फिर वो रिकॉर्डेड होता नहीं है। जो है वो कर लो, रिकॉर्डेड के भरोसे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब हम कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देते तो कुछ यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि अगर हम साथ में प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा कोडिंग सीखने के लिए। एक सपोज एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप लैंग्वेज को सीख लो, सी लैंग्वेज जैसे आप सीखते हो,
उसके बाद मुझे लगता है कि आप C++ सीखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आप अपनी अच्छी बना लो। उसके बाद आपके पास चॉइस है, आपको जावा में करियर करना है, पाइथन में करना है या जावास्क्रिप्ट में, आपकी चॉइस है। बहुत सारे बच्चे तीनों कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे ना वेब डेवलपमेंट में जाना है, मुझे एंगुलर या रिएक्ट या नोड सीखना है, तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए पहले वो HTML CSS सीखता है, फिर जावास्क्रिप्ट सीखता है, उसमें करियर करता है। तो ये ऑप्शन है उसके पास, पहले C++ सीख ले, अपना फाउंडेशन तैयार कर ले। जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो पहले फाउंडेशन, उसका नींव बनाई जाती है, उसकी नींव खोदी जाती है, पहले फाउंडेशन मजबूत कर ले, फिर उसके बाद उस पे क्या खड़ा करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, वो बाद की बात है। फिर आप जावा जब चुनोगे तो उसमें प्रोजेक्ट बनाओ, आप जब जावास्क्रिप्ट चुनोगे तो उसमें बनाओ, या पाइथन चुनोगे तो उसमें बनाओ। इस तरीके से आप कर सकते हो। और डीएसए का क्या रोल होता है एक कोडर की लाइफ में? डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और मुझे बहुत पसंद है। डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाता भी हूँ, बच्चे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं उससे। डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे मैं बात करूँ तो अमेजन है, जिसका इंटरव्यू मैंने क्रैक भी किया है। Yes. उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, मेटा, ये जितनी भी कंपनीज है सारी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब फेसबुक ये खुद एक प्रोडक्ट है, जोमेटो ये खुद एक प्रोडक्ट है, नेटफ्लिक्स ये खुद एक प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ना लॉजिक काम आता है। एक डेवलपर को लॉजिक बनाना है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, और वो लॉजिक कब बना पाएगा, जब उसका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसमें डेटा स्ट्रक्चर में भी 3 चैप्टर्स मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा करने चाहिए। उसमें से एक ट्रीज है, एक ग्राफ है, ये 2 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसके साथ साथ लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू के, इसका तीनों का नॉलेज होना चाहिए। और ये 2 चीजें बस, आपको उसका बहुत फायदा होगा। जॉब के हिसाब से भी पैकेजेस बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे पैकेजेस मिले हैं, जो डीएसए में बड़े अच्छे थे। अच्छा, तो उसका बहुत फायदा होता है। और सर डीएसए स्टार्ट करने के लिए बेस्ट अप्रोच कैसे हो सकता है, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? डीएसए भी अगर स्टार्ट करना है आपको, तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को C लैंग्वेज पढ़ा देता हूँ। यस। और उसके बाद एक लैंग्वेज कोई भी आनी चाहिए। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर ना एक डिबेट की तरह है, जैसे न्यूज, देखो न्यूज हम देखते हैं, तो उस पे 2 लोग आपस में डिबेट करते हैं। अगर किसी को कोई भाषा आती है, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत अच्छी डिबेट कर सकता है वो, ऐसा नहीं होता। डिबेट एक लॉजिक है, मतलब उसका लॉजिक अच्छा इससे तय नहीं होगा कि उसको C आती है, C++ आती है या जावा आती है। ये लॉजिक अलग पार्ट है। तो मुझे यही बोलना है कि आपका लॉजिक अच्छा होगा, मतलब आपका डीएसए बड़ा अच्छा है। तो आप पहले एक लैंग्वेज पे काम करो, कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो डेटा स्ट्रक्चर के लिए, फिर उसके बाद आप उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हो, कोई भी एक। जैसे मैं C लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, फिर बच्चों को डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर देता हूँ, एरे, पॉइंटर, 2-3 कंसेप्ट्स पढ़ा के डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर जैसे एक चैप्टर होता है, वो सिखा के शुरू किया जा सकता है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जैसे C के प्रोग्राम है वैसे ही होते हैं। और सर डीएसए कंप्लीट करने में कितने मतलब मंथ्स चाहिए? मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी C लैंग्वेज अच्छी है तो डेटा स्ट्रक्चर सीखने में 2-3 महीने, 2-3 इतना चाहिए। जैसे बहुत सारे क्लासेस वाले बोलते हैं हम 5 महीने में सब सिखा देंगे, 4 महीने में सब सिखा देंगे, तो बड़ा टफ होता है एक बच्चे के लिए सारी चीजें सीखना। वो क्या करते हैं 4-4, 5-5 घंटे करवाते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक स्टूडेंट की ना कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा कि वो कितना ले सकता है। और मेरी एक आदत है, पढ़ाते समय मैं 1 घंटे के ऊपर कभी नहीं पढ़ाता एक बच्चे को। मुझे 4 बैच लेनी है ना, मैं 4 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे बच्चे अलग अलग चाहिए, सेम नहीं चाहिए। क्योंकि एक बच्चे की कैपेसिटी को जब टीचर समझेगा तभी वो अच्छा पढ़ा पाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट नहीं लगता जिस सब्जेक्ट में, हमें उसे वो पढ़ाना है, तो उसको इतना 4-4 घंटे पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे के ऊपर वो ध्यान नहीं देगा, बस बैठेगा वो। इसलिए मैं ना 1 घंटे के ऊपर कभी नहीं पढ़ाता, फिर उनको बोलता हूँ आप 1 घंटे प्रैक्टिस करो, इतना ही रखता हूँ। और आराम से होता है, कोई भी बच्चा कोडिंग में करियर कर सकता है, सिर्फ वो 1 घंटे पढ़ाई करे तो भी बहुत है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं दे सकता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक भी यही कहती है कि हमारा जो फोकस है वो 1 ही घंटा हो सकता है। सही है, सही है। एप्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के लिए क्या है बेस्ट रिसोर्सेस है और उसका अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम? देखो, अगर मैं एप्टी की बात करूं तो एप्टी जैसे फर्स्ट, जब आप किसी भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहला राउंड एप्टी होता है। लगभग 80% तो एप्टी होता है।
कहीं कहीं है कि एफटी नहीं लेते, लेकिन लगभग ली जाती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स है, ट्रेन्स वाले जो होते हैं, मतलब एक ट्रेन अगर 500 मीटर की है या फिर 100 मीटर की है, दूसरी भी 100 मीटर की है, दोनों को क्रॉस होने में कितना समय लगेगा अगर वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसे टाइप के। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपका दिमाग चलता कितना है। राइट। बस उनका कोई मकसद नहीं कि मैथ्स आनी चाहिए आपको, उन्हें सिर्फ फील करना है। आपके सवाल, आपको ऐसा सवाल देते हैं जिससे वो समझ पाए कि आप ना दिमाग से बड़े तेज हो, बस उन्हें ये चाहिए। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, तो मैच्योरिटी पता चल जाती है कितना मैच्योर है, बस उन्हें भी वही देखना है कि ये कितना है। जैसे कोई कोई बच्चे शुरू से मैथ्स में अच्छे नहीं होते, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो हिसाब में बड़ा गड़बड़ करते हैं। उन्हें अगर बोला जाए 40 और 50 कितना होता है तो भी उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उनको ना आगे चल के भी दिक्कत आती है। तो इसलिए वो ये देखते हैं कि इसका कितना अच्छा न्यूमेरिकल एबिलिटीज की कितनी अच्छी है। और ये किस लिए जरूरी है? डेटा स्ट्रक्चर वालों के लिए तो खासकर बहुत जरूरी है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाहता है उसका एफटी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो बहुत जरूरत पड़ती है उसकी। और सर मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे जिनकी कोडिंग अच्छी होती है, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, लेकिन एप्टी में वो लैक करते। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्होंने उसकी प्रिपरेशन की नहीं होती, उनका फोकस उस पे होता नहीं है, इसलिए होता है। अगर वो अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, एफटी को भी उतना ही सीरियस लेते हैं जितना वो कंप्यूटर साइंस को ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो अभी भी आप 0 हो, तो मुझे लगता है अगर आपने 20 से 25 दिन दे दिए तो भी हो जाएगा। इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपकी कोडिंग अच्छी, आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। और एफटी कौन सी बहुत बड़ी चीज है? 5th 6th या 8th 9th 10th के तो मैथ्स होते हैं बेसिक वाले। जब आपने 12th और 11th के मैथ्स दे दिया है, इंजीनियरिंग M1 M2 M3 दिया है, तो फिर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स का जो सबसे टफ पार्ट है वो M1 M2 M3 है, इंजीनियरिंग का ही। इसके पहले जो भी कुछ पढ़ा है सब फीका है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कभी M1 M2 M3 नहीं दिया है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है। लेकिन बीएससी कंप्यूटर साइंस का मैथ्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो आरके मेथड वगैरह वो सब था, इधर भी था, लेकिन सिलेबस वही है। बस थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया गया है। कंप्यूटर साइंस वालों को 4 बार देना पड़ता था मैथ्स, तो थोड़ा स्प्लिट हो जाने से थोड़ा आसान हुआ था। और इसमें इंजीनियरिंग में थोड़ा सा टफ हो जाता है। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे, हाँ, तो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है? अभी देखो, अभी जो समय चल रहा है, ये समय एआई का चल रहा है। पहली बात तो एक अभी मैंने ना उस दिन न्यूज देखी कि एक कंपनी है बेंगलोर की जहां पे ना 30 वैकेंसीज थी। 3 नहीं 30, मतलब थोड़ी ज्यादा। उसको अप्लाई करने, मतलब उसका इंटरव्यू देने के लिए लगभग 70,000 या 60,000 बच्चे आए थे। ये मैंने अभी की बात है, अभी मैंने वो फोटो का स्क्रीनशॉट भी निकाला था। फैक्ट जो आता है उस टाइप का ऐसा फोटो था, उसमें मैंने देखा। ठीक है, वो लिखा होगा 60-70 हजार ज्यादा है, ठीक है। 10,000 मानते हैं वो भीड़ को देख के। 10,000 कितना बड़ा नंबर है वो 30 के मुकाबले। मतलब अभी कितना टफ हो गया है, कंपटीशन बढ़ रहा है, हर बच्चा अब आईटी में आना चाहता है। जब सब लोग एक ही जगह आ जाएंगे तो फिर तो उसमें प्रॉब्लम आने ही वाली है उस फील्ड में। अब होता क्या है कि कोई पोजीशंस जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस, ये लोग जब वैकेंसीज निकालते हैं ना, तो इनका एक नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पे भी कि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, यहाँ रिज्यूम अपना अपलोड करोगे। तो टीसीएस, हर कंपनीज निकालते हैं अपना हर साल, वहां पे बच्चे फॉर्म भरते हैं। एक फॉर्म जब भरते हैं ना, उस फॉर्म को ऐसे कम से कम लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं एक ही जगह पे। अब लाखों में से उन्हें सेलेक्ट करने खाली 5,000, 4,000, 2,000, तो ना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई आदमी बैठ बैठ के हर रिज्यूम को पढ़े। पहली बात तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल, एआई आ चुका है जिसके वजह से कि वो कुछ कीवर्ड्स डालते हैं, उस कीवर्ड्स के आधार पर वो रिज्यूम उनके सामने आ जाता है। तो जितना जरूरत है उतना ही उन्हें मिल रहा है, बाकी का स्किप हो रहा है। और बच्चों की एक गलत आदत क्या है मालूम है? बच्चे जब कंपनीज में अप्लाई करते हैं ना, जैसे इस कंपनी में जावास्क्रिप्ट के ऊपर इंटरव्यूज देने हैं, नोड जेएस पे बैकएंड की डेवलपमेंट की पोजीशन है। उसने क्या डाला अपने रिज्यूम पे कि मुझे जावा बहुत अच्छे से आता है, मैंने इसमें प्रोजेक्ट बनाया। वो रिज्यूम कुछ काम का नहीं है, वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं आपकी।
भले जावास्क्रिप्ट भी नॉलेज है, उसने लिखा हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाया जावा में। जावा का इंटरव्यू जहां है वहां के लिए उसका रिज्यूम बेस्ट है, लेकिन नोड के लिए नहीं है। अब एक ही रिज्यूम वो 10 कंपनी में भेजेगा, उसको कभी कॉल नहीं आने वाले। उसको ये समझना है कि वो कंपनी किस चीज पे काम करती है, पहली बात तो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, किस प्रोडक्ट पे काम करती है, उसको उससे रिलेटेड चीजें ही मेंशन करनी है अपने रिज्यूम पे। तब जाके उसको ना रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। रिज्यूम जब शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं रहा, आपको कॉल ही नहीं आ रहा है, तो फायदा क्या है? तो बच्चों को ये भी समझ नहीं होती। तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, 10 कंपनीज है तो 10 जगह आपके अलग अलग रिज्यूम जाने चाहिए। पहले समझ लो उस कंपनी के बारे में, वहां क्या चाहिए आपको, कंपनी को क्या चाहिए। आपकी खुद की कंपनी मान लेते हैं, आपने खुद अपनी कंपनी शुरू की, यस, और आपने ये सोचा कि मुझे ना 5 लोगों के साथ काम करना है। Right. आपने कंपनी शुरू की, अच्छी चल रही है, आपको ना 2-3 बड़े प्रोजेक्ट जर्मनी से या दूसरे कंट्री से, यूएस से मिल गए। यस, आप बड़े खुश हुए कि चलो मैंने नई कंपनी शुरू की और मुझे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल चुका है, अब मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। फिर और एक प्रोजेक्ट आपके पास आया, आपने सोचा अरे यार ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, मुझे और 5 लोगों की जरूरत है, जल्दी से करता हूँ, मैं किसी 5 लोगों को हायर करता हूँ। मैं तो, हम लोग तो काम कर रहे हैं पाइथन में, जैंगो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? ढूंढोगे, यस, आप डाल दोगे कि मुझे जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो अप्लाई, आपको 1000 रिज्यूम आ गए। आप बोलोगे अरे यार 5 को ही लेना, रुको देखता हूँ रिज्यूम। फिर आप सॉफ्टवेयर में डालोगे जिसको जैंगो, ऐसे सर्च कर लोगे और एंटर बटन दबा दो, आपको जरूरत उसकी है, राइट, सर्च करोगे तो उसमें से पता चला सिर्फ 50 रिज्यूम आपके काम के, बाकी 950 कुछ काम के नहीं है, तो वो तो हट गए। Right. 950 बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि हमें कॉल आएगी, लेकिन नहीं आएगी। वो जो 50 है उसमें से फिर आपने कॉल किया, उसमें से फिर इंटरव्यू हुआ, उसमें से कोई आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आपके दोस्त ने आपको कॉल किया, बोला यार मेरा एक दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, उसको अपने यहाँ काम पे रख लेना, उसको कुछ नहीं आता लेकिन रख लेना। नहीं रखोगे आप, आपका दोस्त होके भी नहीं रखोगे। आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, जिसके लिए आपको इतनी जरूरत है डेवलपर की, तो आप अच्छे ढूंढ रहे हो। सही। जब आप खुद अपने दोस्त के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कंपनी वाला आपके बारे में क्यों सोचेगा कि आपको जॉब देनी है? तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो इन चीजों को समझना चाहिए। रिज्यूम बनाते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब वही चीज है, सॉफ्टवेयर ही है। कंपनीज जॉब डिस्क्रिप्शन दे देते, तो वो ध्यान में रखते हुए रिज्यूमे बनाना चाहिए। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। और सर लिंक्डइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन के बारे में भी मैं कहूंगा कि हाँ, मैं लिंक्डइन बहुत यूज नहीं करता, बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं हो पाते, फिर भी मैं जानता हूँ कि वहां पे भी बहुत सारे कनेक्शंस आपको बनाने चाहिए। आज नहीं तो कल आप जब खुद का भी काम शुरू करोगे ना कहीं से तो काम आने ही वाला है। वो फ्रीलांसिंग करोगे या कुछ करोगे तो वहां से भी बहुत फायदा होता है कि सिलेक्शन हो सकता है, आप अपने आप को दिखाते हो, मैं कौन हूँ, क्या है, तो अच्छी चीज है वो। लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे जो एचआर राउंड में फेल हो जाते हैं, मतलब कोडिंग के स्किल से अच्छी एप्टी डीएसए आता है, लेकिन एचआर राउंड में सही से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपकी क्या आशा? मैं तो पहले बच्चों को ये बोलूंगा कि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, इतने 7 साल मुझे लगभग हो गए, 6 से 7 साल ये फील्ड में, फिर भी मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मेरे पास ना एक स्टूडेंट ऐसी थी, मतलब ऐसे कई हैं कि उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन सबसे पहले उसकी प्लेसमेंट हुई, और जो सबसे अच्छा था उसकी हो ही नहीं रही थी। अभी तो हो गई, लेकिन वो समय मुझे याद आता है। तो कभी कभी होता है ऐसा कि आप बहुत अच्छे हो लेकिन फिर भी आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही, हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, क्या हो गया, अभी कैसे होगा, तो फिर ये एक दिक्कत होती है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन चीजें, हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज का दोस्त या स्कूल का दोस्त जो सबसे पीछे बैठता था, आज वो बहुत अच्छी जगह पे है, ऐसा भी होता है। फिर हमें लगता है देखो यार हम लोग इसके बारे में क्या सोचते थे। मतलब मुझे भी ना अभी भी, जैसे मैं तो बहुत नहीं कर चुका हूँ, लेकिन जितना भी किया हूँ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। मुझे ना कुछ लड़कियों के मैसेज आते हैं जो मेरी क्लासमेट थी, तो उनको बड़ा मन करता है बात करने का अभी, लेकिन जब मैं बात करना चाहता था तो उस समय बात नहीं हो पाई कॉलेज के समय पे,
तो एक समय की बात होती है, समय बदलता रहता है और हम सीरियसली लेते नहीं थे। जब कॉलेज में आए थे, हम स्कूल में बड़े अच्छे थे और इतने अच्छे थे कि एक दिन भी पढ़ लें तो हमें मालूम है हम क्लियर ही कर देंगे कोई भी एग्जाम हो, ये लेवल था। अभी भी लॉ की भी पढ़ाई, अगर अगले दिन मुझे बोल दिया जाए पेपर देना है, आज लॉ की ये बुक है पढ़ लो, कल पेपर देना है, तो भी मैं पास हो सकता हूँ, इतना मुझे विश्वास है। उस तरीके की पढ़ाई स्कूल से हुई है, तो वो दिमाग उस तरीके का काम करता है। बस मन नहीं लगता था कॉलेज में, बच्चे बिगड़ जाते हैं। और पुणे जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में तो ज़्यादा ही है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ के जानता हूँ, जो माहौल बदल जाता है तो चीज़ें बदल जाती हैं और बहुत कुछ चेंज होता है, तो इसके वजह से अभी शायद अभी सुधर जाए। अभी समय बदल गया फिर से, तो देखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो ठीक है, मैं जब था कॉलेज में तो जो चीज़ें तब नहीं हुई अब जाके हो गई अच्छी। अब बात करते हैं तो मैं भी करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं उसने तूने वैसे किया था तो मैं भी वैसे करूँगा, ऐसे नहीं करता मैं। ठीक है, हो जाता है सबसे। तो मैं अच्छे से ही सबसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, कभी कोई मिलता है मुझे तो सबसे अच्छे से, चाहे वो उस समय मेरे से अच्छे से नहीं भी था, अब तो है, तो उतने में ही खुश रहो, क्यों अपना ये करो, तो चलता है। मतलब सर ने इनडायरेक्टली और एक टॉपिक कवर कर लिया है इंटरनली यहाँ पे। और सर मतलब सॉफ्ट स्किल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब स्किल तो हर तरह के ही इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी स्किल हो आपका, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। हो सकता है कि मैं अच्छी बातें करूं तो मैं, देखो क्या होता है कि पढ़ाते समय भी मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आपको बहुत नॉलेज है, कॉलेज के टीचर्स का मैंने देखा है, एक भी टीचर को पढ़ाना नहीं आता। मतलब मेरे समय तो देखा था, अभी भी शायद वही हाल चल रहा है। बच्चे बताते हैं मुझे कि सर हमें कॉलेज का तो कुछ भी समझता नहीं, बस कॉलेज इसलिए जाते हैं ताकि अटेंडेंस लगे और इंटरनल में हम फेल होने से बच जाए, बस इसलिए हम कॉलेज जाते हैं। अगर हमें इंटरनल का डर ना दिखाया जाए, फेल होने का ना दिखाया जाए, पेरेंट्स कॉल ना किया जाए, तो लगता है हमें कि एक साल में हम शायद 10 ही दिन कॉलेज जाएं। ऐसा भी बोलते हैं बच्चे, क्योंकि जब समझता ही नहीं तो मैं जाके टाइम वेस्ट क्यों करूं, पहली बात तो। सही बात। तो ये चीजें होती है कि बच्चे जो है कॉलेज में उन्हें अच्छी चीजें नहीं मिल पाती। और पढ़ाते समय मैंने एक चीज ये देखी है कि इंटरेस्ट बच्चे का बना कैसे रहे। मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, बड़े आराम से, बहुत धीरे बात करता हूँ, अभी भी बहुत जल्दी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्लो हूं मैं। तो बहुत आराम से बातें करूंगा, किसी के बारे में पूछूंगा, आप लेट क्यों हो गई, कहाँ से आती हो, आपका मतलब, ऐसे थोड़ा सा एक बच्चों को भी अच्छा लगता है ये सब। फिर मैं, जैसे एक ने बोला सर मुझे ये कल आई थी तुम, या कल आए थे तुम, अच्छा बताओ क्या पढ़ाया था कल। सर मैंने ऑनलाइन आपका रिकॉर्डेड घर पे किया था, कहाँ तक किया था, मैंने 45 मिनट पढ़ाया था, आपने कहाँ तक किया था, ऐसे पूछता हूँ ताकि और लोगों को मजा आए। मन लगा रहना चाहिए, तो मन अगर लगा रहेगा तो बच्चे सीरियसली लेंगे, जब उनका मन नहीं लगा रहेगा तो नहीं लेंगे। तो ये, और एक बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कंपनी से छोड़ के अभी पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं। उसका रीजन ये है कि वो ना डेवलपमेंट में अच्छे हो सकते हैं, दूसरी चीजों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस करने में अच्छे नहीं हो सकते। राइट। तो एक्सप्रेस करना, आपके पास कम नॉलेज है लेकिन आप दे बड़ा अच्छा रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत नॉलेज कुछ काम का नहीं है। नॉलेज जितना है पूरा किसी और को ट्रांसफर आपने कर दिया, उसकी वैल्यू है। नॉलेज 100% है, ट्रांसफर 1% हो रहा है, तो फायदा क्या है उस डेटा ट्रांसफर का जब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन मेरे पास 50% नॉलेज है, लेकिन मैं डेटा ऐसा ट्रांसफर कर रहा हूँ कि उसको 50 मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये होना चाहिए, कॉलेज हो या कोई क्लास हो, कोई भी हो। मैं तो क्लास बोलता हूँ बच्चों को, कहीं जाओ ही मत किसी भी क्लास में, सब स्कैम है, तो मैं वो मना ही करता हूँ। भले मेरे भी खुद के क्लासेस है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, वन शॉट मेरे वीडियोस बड़े चलते हैं। जावा के 18-18 घंटे की वीडियोस है, जिसमें लाखों में व्यूज है, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, तो डाल दिया है। फिर भी बच्चे करते हैं कोर्स, अब उनको अच्छा लगता है, कोई मिलने आ जाता है, बड़े दूर से आया हूँ सर, मैं बिहार से आया हूँ, मैं रत्नागिरी, ये जो चंद्रपुर साइड के जो एरिया है वहां से आया हूँ, बहुत दूर दूर से आते हैं बच्चे खाली मिलने के लिए।
और मैं ये सोचता हूँ यार इतने दूर से आया है, कम से कम 20-25 मिनट तो उससे बात करना पड़ेगा, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। 5 ही मिनट बात किया और सर चले गए, तो मुझे ना टाइम ना होके भी निकालना पड़ता है उनके लिए, क्योंकि बड़ी दूर से आया है वो, तो थोड़ा करना पड़ता है, ये सब होता है। और सर मतलब मैंने ये देखा है कि अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन अगर टीचर सही से पढ़ा रहे और इंटरेस्टिंग बना रहे जो एनवायरनमेंट है, सही बात है, तो इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है उस होता सब्जेक्ट है। कोडिंग वैसे भी कहाँ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतिहास भूगोल थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं कि पृथ्वी के उस पार कौन सा देश है और कितने समुंदर पार करोगे आप यहाँ पहुंचोगे, ये सब चीजें तो है ही नहीं ना। कोडिंग तो पूरी टेक्निकल टर्म है। Yes. और इस कोडिंग जैसे बच्चों को पहले से वो बोर होती है, उसमें पढ़ाना है, उसमें से सिखाना है, उनका मन लगाना है, इतने दिन तक रोक के रखना है, तो बहुत टफ टास्क है ये टीचर के लिए। तो टीचर भी बड़ा बेटर होना चाहिए कि वो फील कर पाए उस बच्चे को कि उसको समझ रहा है कि नहीं, बस सिलेबस पूरा करना है तो मजा नहीं है उसमें। तो मैंने देखा है ऐसा होता है कि कॉलेजेस के टीचर सिलेबस खाली चाहते हैं पूरा कर दें, बच्चे एक बार अपने मुंह से बोल दे हाँ हमने सब कुछ आपने सब पढ़ा दिया, तो ये खुश हो गए, भले कुछ ना पढ़ाया हो। तो यही उनको सुनना होता है। तो वो क्या करते हैं कि जब मालूम है जिस दिन सिलेबस अभी पूरा करना है, तो वो चाहे तो 2 दिन के अंदर 2 चैप्टर खत्म कर दे या पूरा सिलेबस खत्म कर दे, ये स्किल है टीचर के पास, ये वाली है। बच्चा सीख जाए ये नहीं है, लेकिन सिलेबस कैसे पूरा करना है ये स्किल उनके पास है, और इस वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो उनको सीरियसली लेते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका जो सिलेबस है 1-2 मंथ्स में ही कंप्लीट किया जाता है। होता है ना हर जगह, एक ही कॉलेज नहीं, मैं तो इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं कुछ छोड़ के हर जगह यही हाल है, चाहे आप कितने भी टॉप के कॉलेज में जाओ। पुणे में भी जितने कॉलेजेस हैं सारे जानता हूँ, क्योंकि हर कॉलेज का बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, हर कॉलेज का। आप किसी भी कॉलेज का नाम बताओगे ना तो वो मुझे जानता ही होगा और वो पढ़ ही रहा होगा मेरे से। तो और मैं मिलते रहता हूँ, एक आधे 2 कॉलेज छोड़ दो, पुणे में कितने सारे हैं, गरवारे है, फिर MIT है, सिंहगढ़ वाला है, DY पाटिल है, यूनिवर्सिटी है पुणे जहाँ पे MCA MCS करते हैं बच्चे, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं हर कॉलेज का यही हाल है कि सीरियसनेस नहीं है तो टीचर्स लोगों में, और वो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, तो ये हो रहा है। To be continued.